अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई रियली होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है 7.9 हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम कुछ एनिमेशंस का भी यूज़ करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच को फॉलो करते हैं। सो आज के लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन प्लस sp3 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बड़ा स्पेशल लेक्चर है। आपने ना इस लेक्चर को ध्यान से समझना है, पेपर के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऐसा टॉपिक है जो आपने प्रीवियसली भी पढ़ा है, लाइक फर्स्ट ईयर में चैप्टर 6 में पढ़ा है आपने। सो उसकी डिटेल तो आपको वहीं बता दी थी, लेकिन आज हम उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ना हाइब्रिडाइजेशन को थोड़ा रिव्यू करना है, फिर हम शुरू करेंगे। अटोमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले ना हम हाइब्रिडाइजेशन को ना आसान अल्फाज में समझ लेते हैं कि ये होती क्या। स्टूडेंट्स, आपके सामने ना स्क्रीन पे ना 4 ग्लास नज़र आ रहे हैं। उनमें एक ग्लास ऐसा है जिसमें शरबत है और 3 ग्लास ऐसे हैं जिनमें पानी है, और ये बड़ी फेमस एग्जांपल है। आप ना इस एग्जांपल से समझ जाएंगे। स्टूडेंट, ये जो शरबत का ग्लास है ना उसका टेस्ट मीठा है, और जो 3 पानी के ग्लास है उनका टेस्ट थोड़ा फीका और टेस्टलेस होता है, पानी कलरलेस भी होता है। सो अगर आप एक काम करें, एक बड़ा सा जग लें और उसमें ये एक शरबत और 3 पानी के जो ग्लास हैं उनको मिक्स कर दें। सो दोबारा से आप इनको ग्लास में पोर करेंगे इस लिक्विड को, तो 4 ग्लास ही आपको दोबारा लिक्विड मिलेगा। लेकिन अब फर्क ये होगा कि अब इन चारों ग्लासेस के अंदर जो लिक्विड है ना उसकी हर लिहाज से क्वालिटी मीन्स के टेस्ट, कलर, एनर्जी सेम होगी। सो ये जो मिक्सिंग फिनोमेना है, इस मिक्सिंग फिनोमेना को ही तो हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से केमिस्ट्री में भी ये फिनोमेना आप लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे समझ लिया, अप्लाई करते हैं। इसकी डिटेल क्यों होता है हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस, ये सारा फर्स्ट ईयर में बता के आए थे। कार्बन की ना वहाँ पे डिटेल्स एग्जांपल्स दी थी आपको। जी स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिए ना यहाँ पे, इस एग्जांपल को हम एक डेफिनेशन के थ्रू हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेन एलिमेंट कार्बन पे अप्लाई करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 1s2, 2s2 एंड 2p2। स्टूडेंट्स, अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो वो 2s2 एंड 2p2 है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इनके सबशेल्स से आगे फर्दर ऑर्बिटल लेवल पे बात करें, अब ये बात आपको फर्स्ट ईयर में बताई है कि शेल्स में सबशेल्स और सबशेल्स में ऑर्बिटल्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स, s का एक ही ऑर्बिटल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py, pz, और 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन px में है और एक इलेक्ट्रॉन py में है, pz खाली है। सो कार्बन की ना स्टेट को हम ना ग्राउंड स्टेट का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट्स, अब कार्बन जो है ना वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव करता है। अब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव करने का क्या मतलब है? अब इसका मतलब यह है कि कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन s में से प्रमोट करता है और उसको pz में ट्रांसफर कर देता है। अब उससे फायदा ये होता है कि पहले कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, अब कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो कार्बन की इस स्टेट को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। सो स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए s से pz में एनर्जी रिक्वायर्ड है। सो वो एनर्जी कहाँ से आती है? अब उसका जवाब आपको कुछ देर बाद लेक्चर में मिलेगा। अभी आप इसको इस तरह समझें कि इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा, कार्बन ना ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अब स्टूडेंट्स, जैसे ही कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उसके पास s में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये मैंने सबशेल्स को खोल के दिखाया गया, यानी कि ये मैंने सबशेल्स को ना आगे ओपन करके दिखाया ऑर्बिटल लेवल पे। तो स्टूडेंट्स, s में एक इलेक्ट्रॉन है, p के जो 3 ऑर्बिटल हैं px, py, pz, उनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब स्टूडेंट्स, मैंने ना ये s की शेप बनाई जिसमें आप समझते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, जो कि नजर भी आ रहा है। ये px है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, py में भी एक इलेक्ट्रॉन है, pz में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ना ये चारों अनपेयर्ड हैं, ये चारों बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल होंगे, तभी तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, आप सबको पता है, टेट्रावेलेंट है। अब स्टूडेंट्स, अब ये जो चारों बॉन्ड्स है ना, अगर तो ये बनेंगे तो 3 बॉन्ड ऐसे होंगे जो px, py, pz की वजह से बनेंगे, जो कि आप लोग जानते हैं डीजेनरेट हैं, यानी कि डीजेनरेट का मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी ना एनर्जी सेम है। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो ना, मैंने आपको पीछे
पानी की एग्जाम्पल और शरबत और पानी की एग्जाम्पल दी थी, आप उसमें देख रहे हैं कि 3 पानी के ग्लास थे। सो सेम पी पानी, यानी कि उसी तरह से आप समझ लें यहाँ पे 3 पी ऑर्बिटल्स हैं, और ना वहाँ पे एक शरबत का ग्लास था, उसको समझ लें वो एस ऑर्बिटल है। समझने के लिए सिर्फ ये, बस समझने के लिए। स्टूडेंट्स, अब ये जो डीजनरेट है ना, इनकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो और लेवल पे बनेगा, उसकी एनर्जी लेवल चेंज होगी एज कंपेयर टू एस। यानी कि जो 4 बॉन्ड बनेंगे उसमें एस की वजह से बनने वाला बॉन्ड डिफरेंट होगा, और पी एक्स पी वाई पी जी की वजह से बनने वाला बॉन्ड डिफरेंट होगा। लेकिन तजर्बा ये कहता है कि कार्बन जो है ना, उसके जो चारों बॉन्ड्स हैं उनकी ना ताकत एक जैसी है। अब ताकत एक जैसी होने का मतलब है कि उनकी शेप, उनकी एनर्जी एक जैसी है। अब स्टूडेंट्स, अब एनर्जी एक जैसी है, लेकिन ये बात यहां से हमें समझ नहीं आ रही थी कि क्यों एनर्जी एक जैसी है। तो फिर रिसर्च के बाद पता चला, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी डिटेल पढ़ी है, कि कार्बन बॉन्ड बनाने से पहले, अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे एटम से शेयर करने से पहले, अपने ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करता है। जैसे एक शरबत का ग्लास था और 3 पानी के ग्लास थे, मिक्सिंग। सो यहां पर भी एक एस ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जी, इनके साथ ना इनकी मिक्सिंग होगी। सो स्टूडेंट, इस मिक्सिंग फिनोमेना का नाम ही तो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है। स्टूडेंट, अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रोसेस in which mixing of atomic orbitals, यानी mixing of atomic orbitals having different shape, इनकी शेप डिफरेंट है, एनर्जी भी डिफरेंट है, नो डाउट इनकी डिजेनरेट है, लेकिन इससे तो डिफरेंट है ना, टू फॉर्म हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये जो चारों मिक्स होंगे ना, तो उसके बाद ये 4 नए बनेंगे, 1 2 3 4। अब ये चारों की जो शेप है ना वो सेम है, चारों की एनर्जी भी सेम होगी। तो ये जो मिक्सिंग फिनोमेना है ना, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आप इस चीज को जान रखें कि जो मिक्सिंग फिनोमेनाज है ना हाइब्रिडाइजेशन के, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के, कार्बन के अंदर, स्पेसिफिकली कार्बन के अंदर, वो 3 तरह के हैं। क्योंकि हम यहाँ कार्बन को डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो कार्बन के अंदर ना वो 3 तरह के हैं। अब उनमें सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर एक एस और तीनों पी मिक्स होंगे तो जो नए ऑर्बिटल बनेंगे, जाहिर सी बात है 4 चीजें मिक्स हो रही हैं। जैसे एक शरबत का ग्लास और 3 पानी के ग्लास मिक्स हो रहे थे, तो 4 ही नए ग्लास बने थे। तो यहां पर भी जब ये 4 ऑर्बिटल मिक्स होंगे ना, तो 4 ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। स्टूडेंट्स, जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे ना, वो sp3 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 हम उन्हें नाम देंगे। क्यों बोलेंगे भी sp3? क्योंकि स्टूडेंट्स, इनमें अगर s करेक्टर देखा जाए ना तो वो 25% है, और पी करेक्टर देखा जाए तो वो 75% है। जैसे आपने एक शरबत का ग्लास लिया था ना, तो उसमें 3 पानी के ग्लास मिक्स किए थे, यानी 25% शरबत डाला था और 75% पी डाला था। इसी तरह यहाँ पर भी 25%, यानी एक एस है और 75% पी है। तो स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्बिटल है ना, तभी तो हम इसको बोलेंगे sp3, यानी 25% एस और 3 गुना ज्यादा पी करेक्टर है, तभी तो उसकी शेप पी से ज्यादा मिलती है और एस से इतनी ज्यादा नहीं मिलती। जी स्टूडेंट्स, इसमें ना आप देख सकते हैं कि एस करेक्टर जो है ना 25 यानी थोड़ा है, और पी करेक्टर ज्यादा है, तभी तो इनकी शेप्स ज्यादातर पी से मिल रही हैं, एस से कम मिल रही हैं। यानी सेम, अगर आप एक शरबत का ग्लास 3 पानी के ग्लास मिक्स करते हैं तो ज्यादातर टेस्ट पानी से मिलेगा उसका, क्योंकि पानी ज्यादा है। सेम यहाँ पे पी ज्यादा है, तो पी से इसकी शेप मिलेगी। स्टूडेंट्स, अगर इन चारों को अरेंज करेंगे ना, तो ये इस तरह अरेंज होंगे, यानी इनकी शेप टेट्राहेड्रल होगी, और इनमें जो बॉन्ड एंगल है ना वो 109.5 का होगा, शेप इसकी टेट्राहेड्रल होगी। स्टूडेंट, इसी तरह से याद रखिएगा, ऐसा भी होता है कि एक एस ऑर्बिटल 3 पी ऑर्बिटल्स में से 2 मिक्स होते हैं, एक अनमिक्स्ड रहता है। यानी कि अब एक एस और 2 पी ऑर्बिटल मिक्स होंगे और एक पी अनमिक्स्ड रहेगा। जो अनमिक्स्ड है ना वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब 3, यानी कि यूं समझ लो 2 पानी के ग्लास और एक शरबत का ग्लास, अब इन तीनों को मिक्स करोगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी 3 होंगे, लेकिन उनका नाम होगा sp2 sp2 sp2, 3 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। स्टूडेंट्स, अब यहां पे ना जो मजे की बात है वो ये है कि pz चूंकि अनहाइब्रिडाइज है तो वो अनहाइब्रिडाइज्ड ही रहेगा, लेकिन बाकी जो 2 मिक्स हुए हैं उनकी वजह से sp2 sp2 sp2, आप ना थोड़ा नोटिस करें कि ये जो ऑर्बिटल्स है ना sp3 से थोड़ा डिफरेंट है,
जाहिर सी बात है, जब आप एक शरबत का ग्लास और 2 पानी के ग्लास मिक्स करेंगे तो नए बनने वाले ग्लास में, अब चूंकि पानी पहले के मुकाबले में कम है, शरबत पहले के मुकाबले में ज़्यादा है, तो टेस्ट थोड़ा सा चेंज होगा। सो हम कह सकते हैं कि ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, इनकी आपस में एनर्जी तो एक जैसी है, लेकिन sp2 की sp3 से एनर्जी डिफरेंट होगी। सो स्टूडेंट्स, शेप में भी देख सकते हैं थोड़ी गुलाई ज़्यादा है, लंबाई कम है, यानी S करेक्टर में शेप ज़्यादा लग रही है और P करेक्टर में शेप थोड़ी पहले से कम लग रही है। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे इसका S करेक्टर देखा जाए तो वो 33% है, थोड़ा सा पॉइंट फ्रैक्शंस भी आएंगे, और P करेक्टर देखा जाए तो वो तकरीबन 66% है। डेफिनेटली साथ कुछ पॉइंट्स आते हैं ताकि टोटली 100% हो जाए, यानी थोड़ा सा शेप में भी डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अब 4 में से 3 ऑर्बिटल्स ने मिक्सिंग की, 1 ने नहीं की। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा है, सर ऐसा क्या है कि जिससे हम ये डिसाइड करेंगे कि कब 4 मिक्स होंगे, कब 3? स्टूडेंट, ये सब कुछ ना डिपेंड करता है रिएक्शन की कंडीशन पे, इन्वायरमेंटल फैक्टर पे, टेम्परेचर पे, सिस्टम की एनर्जी पे। सो ना, ये आप बड़ी क्लासों में जाके इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना समझें कि ये सारे के सारे जो करेक्टर्स हैं ना, कि कब 4 मिक्स होने और कब 3 ऑर्बिटल मिक्स होने और कब 2 होंगे आगे, सो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि सिस्टम के अंदर जो मेन फैक्टर्स हैं लाइक एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, उनकी वजह से कंट्रोल होते हैं। जी स्टूडेंट्स, sp2 कब हाइब्रिडाइजेशन होगी? जब एक S और 2 P मिलेंगे। अब जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे ना, सो इनके जुड़ने से ट्राइंगुलर, यानी 1, ये 2, ये 3। आप देख सकते हैं थोड़ा मैंने ग्रीन कलर यहाँ पे ज्यादा किया, ये शो करने के लिए कि S करेक्टर थोड़ा सा इनमें ऊपर वालों से ज्यादा है। जी स्टूडेंट्स, अब आप इन तीनों को अगर अरेंज करेंगे ना तो ये ट्राइंगुलर शेप में और इनमें एंगल 120 का होगा। स्टूडेंट, जो अनहाइब्रिड है ना, अनहाइब्रिड, वो डेफिनेटली वो इस जगह पे आएगा, वो अनहाइब्रिड है। सिमिलरली स्टूडेंट, अब ऐसा भी हो सकता है कि एक S और एक P ऑर्बिटल मिक्स हो, यानी एक S और एक P। अब जाहिर सी बात है, एक शरबत का ग्लास है, एक पानी का ग्लास है, तो 2 ग्लास मिक्स 2 ही नहीं बनेंगे। 2 नहीं मिक्स हुए, वो जैसे थे वैसे के वैसे रहेंगे, यानी आप PX और S अगर मिक्स होते हैं तो 2 ऑर्बिटल के मिक्स होने से 2 ही नए बनेंगे, जैसे उनका नाम होगा sp एंड sp। स्टूडेंट, उनकी शक्ल आप देख सकते हैं, गुलाई में और ज्यादा है, लंबाई में कम है। वजह वही है कि P करेक्टर कम हो गया, S करेक्टर बढ़ गया। यानी अब आप एक शरबत का ग्लास और एक पानी का ग्लास अगर मिक्स करते हैं ना, सो आपके पास जो 2 नए ग्लास बनेंगे ना, उनका टेस्ट मीठे में ज्यादा होगा, फीके में कम होगा, यानी पानी कम है रेलेवेंटली पहले से। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह यहाँ पे अगर आप S करेक्टर की बात करते हैं ना तो वो 50% है, और अगर आप P करेक्टर की बात करते हैं वो भी 50% है। सो इसका मतलब है कि इनकी जो शक्ल है ना, वो S और P दोनों से मैच करेगी। ये 2 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो अनहाइब्रिड हैं, जैसे हैं वैसे के वैसे बना दिए। अभी तक स्टूडेंट्स मैंने आपको ना हाइब्रिडाइजेशन के 3 मोड बताए हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने यूज करने हैं, sp3, sp2 एंड sp। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि sp3 मोड को ना अप्लाई करने वाले हैं, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में sp2 और sp को अप्लाई करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब sp3 मोड को अप्लाई करने के लिए जो हमने एग्जांपल्स डील करनी है वो पहले लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने ना CH4 बनाना है, हमने CH3 को बनाना है, और हमने यहाँ पे CH3 एंड Cl को ड्रॉ करना है। ये 3 एग्जांपल्स हैं जो हमने sp3 मोड के मुताबिक बनानी है। अब मैं आपको ना sp3 पहले बता दूं, वैसे तो आपको समझ आ गया है। इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स लाइक px py pz मिक्स होंगे, और मिक्सिंग के बाद ना 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे sp3 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 के, जो कि आपको नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ना एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, आपने बस उसको ना अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करना है, लेकिन वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसके अंदर। स्टूडेंट्स, वो जो शॉर्ट ट्रिक HB नंबर, अब ये जो HB नंबर है ना, ये यानी हाइब्रिडाइजेशन नंबर, मैं इसको निमोनिक की शक्ल में, यानी कि इस तरह से बताना चाहता हूं कि आप इसको ट्रिक के तौर पे यूज करें, कंसेप्ट में ना इसको मिक्स कीजिएगा। स्टूडेंट्स, ये जो HB नंबर होता है ना, ये बराबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। स्टूडेंट्स, ये जो HB नंबर आएगा ना, उससे आप ना ये पता करवा सकते हैं कि रेलेवेंट कंपाउंड के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ ना CH4 की बात करता हूँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग।
मिसाल के तौर पे अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के ना इतराफ में 4 हाइड्रोजन है, नहीं उसके साथ 4 बॉन्ड पेयर हैं, कोई लॉन पेयर नहीं है, तो 4 जमा 0 4 आएगा। अब यानी इसका Hb नंबर जो है ना वो आप समझ लें वो 4 आ रहा है। अब 4 Hb नंबर आने का मतलब है कि इसमें 4 ऑर्बिटल की मिक्सिंग पॉसिबल है। मींस के जो मिथेन है ना उसमें एक S और 3 P यानी 4 मिक्स हुए तो तभी तो sp3, यानी कि इसमें ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इस तरह ना पता चल जाता है। सिमिलरली अगर आप इस कार्बन की बात करते हैं तो 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड, यानी इसके भी 4 बॉन्ड है। सो अगेन 4 बॉन्ड पेयर 0 लॉन पेयर, कोई लॉन पेयर नहीं होता इस पे। सो इसका भी 4 आएगा, यानी इसमें भी sp3 और सिमिलर इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सेम स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे इस पे अप्लाई करते हैं तो उसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। स्टूडेंट्स इससे ना थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि CH3 प्लस एंड CH3-1 इनमें कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, तो स्टूडेंट जो CH3 प्लस है ना इसका मतलब है कि ये है कार्बन और उसके गिर्द 4 बॉन्ड्स हैं, तो प्लस का मतलब है यहां से ना हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया है, तभी तो कार्बन पे क्या चार्ज आया प्लस। स्टूडेंट्स अब अगर आप कार्बन को देखो ना तो 1 बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है कि 3 बॉन्ड पेयर 0 लॉन पेयर, 3 प्लस 0 3 का मतलब 1s 2p, यानी कि इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आप बनाओगे sp2। अगर आप CH3-1 की बात करते हैं ना, यानी कि हाइड्रोजन निकलेगा किसकी फॉर्म में, H प्लस की फॉर्म में। सो वो ना एक पूरे का पूरा बॉन्ड जो है ना जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन के हवाले करके जाएगा। सो कार्बन यानी CH3- का मतलब 3 बॉन्ड पेयर है और एक ये लॉन पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर, 3 जमा 1 4, यानी कि इसका मतलब 4 यानी 1s 3p, इसका मतलब इसके अंदर तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी। सो इसके अंदर ना sp3 4 आने की वजह से। तो ये एक ट्रिक है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम आगे भी अप्लाई करेंगे और अभी तक जो अप्लाई किया है उसको हम देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे ना इसके बारे में एक और बात बता दूं, इसमें जो डबल बॉन्ड आ जाए ना, डबल बॉन्ड किसी जगह पे, तो आपने ना उसको सिंगल ही काउंट करना है। इवन के ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो आपने उसको सिंगल ही काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो स्टूडेंट कार्बन ने 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाए हुए हैं और एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। सो कार्बन का जो डबल बॉन्ड है ना उसको आपने सिंगल काउंट करना है और जो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बने होंगे उनको भी आपने सिंगल सिंगल काउंट करना है। यानी सिंगल बॉन्ड तो सिंगल ही काउंट होगा, डबल और ट्रिपल भी सिंगल काउंट होंगे इस फार्मूला के थ्रू। सो कार्बन के 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड काउंटेड एज अ 1, यानी कि कार्बन के गिर्द बॉन्ड पेयर देखे जाए तो 3 है। 3 + 0 3, यानी कि इस कार्बन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन आगे आप पढ़ोगे वो sp2 है। इसी तरह अगर देखा जाए तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, स्टूडेंट अगेन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को ना सिंगल ही काउंट करोगे आप, और अगेन एक हाइड्रोजन के साथ है यानी कि इसमें 2 बॉन्ड है, मींस sp। सिमिलरली स्टूडेंट अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये बहुत आसान है इसको प्रिडिक्ट करना। अगेन कार्बन को देखोगे तो ये डबल डबल, यानी कि ये डबल बॉन्ड काउंटेड एज ए सिंगल बॉन्ड, डबल डबल यानी कार्बन का अगर आप Hb नंबर निकालते हो तो वो 2 है, यानी 2 का मतलब है कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है sp। स्टूडेंट एज यू नो डैट ऑक्सीजन के पास ना 2 लॉन पेयर्स भी होते हैं, तो अगर आप ऑक्सीजन का Hb नंबर निकालो तो उसका एक बॉन्ड पेयर, यानी ऑक्सीजन का भी डबल बॉन्ड है ना, काउंटेड एज अ सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर। अब 2 लॉन पेयर 1 बॉन्ड पेयर, यानी 2 लॉन पेयर 1 बॉन्ड पेयर 2 जमा 1 3, यानी इसका मतलब ऑक्सीजन में जो हाइब्रिडाइजेशन है ना वो sp2 है, 3 का मतलब 1s 2p। अब ये एक ऐसी चीज है जिसको आप यूज कर सकते हैं, MCQ वगैरह सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकती है ये चीज। तो स्टूडेंट्स हम ना डायग्राम्स की तरफ वापस आते हैं, डायग्राम्स को फॉलो करते हैं। जी स्टूडेंट्स CH4 अभी आपको ये सब कुछ बता दिया है कि इन तीनों के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉलो होगी। सो मैं ये जो कार्बन है ना इसका मैं ये सेट बनाने वाला हूं क्योंकि आपको ये समझ आ चुका है। सो कार्बन जी स्टूडेंट्स CH4
कार्बन 1 2 3 और ये 4, ये थोड़ी शेप्स हो सकते हैं इससे बड़ी हो जाएं, आप भी बेशक बड़ी बना सकते हैं, लेकिन मेन कंसेप्ट आपको समझ आ चुके हैं। अगेन इनकी जो इन फोल्डिंग्स हैं अंदर की तरफ वो थोड़ी सी हम डिफरेंट कलर की बना देते हैं, यानी कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये अंदर की तरफ फ्यूज़ हो जाएंगी, तो ये ग्रीन कलर का फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। स्टूडेंट्स अब आप सब जानते हैं कि ये चारों जो ऑर्बिटल्स हैं ना, ये इनके नेम अगर लिखें तो ये sp3 हैं, sp3 sp3 nsp3, और इनके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन देखे जाए ना तो इनके अंदर एक 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 इलेक्ट्रॉन था, जो इनके पास भी अब एक एक ही आएगा जी स्टूडेंट्स। सो अब होगा क्या, अब ये होगा कि अपने ये इतराफ में 4 हाइड्रोजन है, और आप सब जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन दे हैव 1s1, यानी उसके पास s होता है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, उसको ना ग्रीन कलर से बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स ये हाइड्रोजन का s आएगा जो कि कार्बन के साथ ओवरलैप करेगा, ये भी हाइड्रोजन का s आएगा जो कार्बन के साथ ओवरलैप, कार्बन के साथ ओवरलैप, कार्बन के साथ ओवरलैप। तो स्टूडेंट्स ये जो ओवरलैपिंग है ना, इस ओवरलैपिंग को आप बड़े ही आराम से समझ सकते हैं। दिस इज s2sp3, s2sp3, अगेन s2sp3, s2sp3। स्टूडेंट्स ये जो ओवरलैपिंग्स हुई है ना, इनमें डेफिनेटली यहाँ पे ये हम थोड़ा सा मार्क कर देते हैं, ये ओवरलैपिंग, इस ओवरलैपिंग को हम अगर कहेंगे तो S2, तो स्टूडेंट्स ये भी जो ओवरलैपिंग है ये S2sp3। अब इस एक बॉन्ड के अंदर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और एक कार्बन का, यानी कि इस एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और अब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रहेगा और दूसरा जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। यहाँ पर भी एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। स्टूडेंट्स आप लोग ये छोटी क्लासों में पढ़ के आए, ये हेड टू हेड अप्रोच है, यानी ये न्यूक्लियस है और ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी है, यानी न्यूक्लियस के सामने जो अप्रोच होती है स्टूडेंट्स आप लोग उसको अच्छे से पढ़ आए हैं। जो न्यूक्लियस के सामने अप्रोच होती है हम उस अप्रोच को ना सिग्मा ओवरलैपिंग का नाम देते हैं, सिग्मा ओवरलैपिंग, या हम उस बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड का नाम भी देते हैं, जो कि एक मजबूत बॉन्ड है, क्योंकि ना न्यूक्लियस के सामने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, उसको तोड़ना मुश्किल है। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर आप देखें तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, जो सिग्मा बॉन्ड का साइन है 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अगर आप इनमें एंगल देखें जो मैं पहले ही बता चुका हूं 109.5, अगर आप इसकी शेप देखें तो वो टेट्राहेड्रल है। स्टूडेंट अब हम इस डायग्राम के बाद मूव करेंगे नेक्स्ट डायग्राम, जिसमें 2 कार्बन कार्बन के सेट हैं, यानी सेम डायग्राम बनेगी लेकिन अब 2 कार्बन के साथ बनेगी। जी स्टूडेंट्स अब ना हम नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे CH3 बॉन्ड CH3। इसमें ना सबसे पहले हम कार्बन ड्रॉ करते हैं, अगेन सिमिलर डायग्राम है कार्बन। अब इस कार्बन के यानी कि ये सेंटर में कार्बन है और उसके चारों इतराफ में sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बनने वाले, जो मैंने इस तरह बनाए थे वो डायग्राम थोड़ी इस तरह बनेगी, यानी कि एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, और अंदर वाली साइड पे आपको पता है ये जो ग्रीन कलर के लूप्स थे ये अंदर फ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे कार्बन का सेंटर में डेफिनेटली न्यूक्लियस भी होता है। अब इन चारों के पास ना एक एक इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट अब इसके सामने वाला जो कार्बन है, जो सेकंड कार्बन है, वो भी सेम फिनोमेना रिपीट करेगा, सेम प्रोसीजर रिपीट करेगा। जी स्टूडेंट्स ये रहा सेकंड कार्बन, और अगेन 1 2 3 4। जी स्टूडेंट्स अगेन अगर आप देखो तो इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो स्टूडेंट्स अब होगा ये कि अब ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं सबके नाम sp3 हैं, बार बार मैं लिखता हुआ उसको मुनासिब नहीं लगता, आपको समझ आ गया। अब ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं ना ये ओवरलैप करेंगे s के साथ, यानी हाइड्रोजन के s के साथ। स्टूडेंट्स ये रहा हाइड्रोजन का s,
ये रहा हाइड्रोजन का S, ये रहा हाइड्रोजन का S। इस तरह यहाँ पर भी देखा जाए तो ये हाइड्रोजन का S, हाइड्रोजन का S, हाइड्रोजन का S। अगेन ये वो स्पेस है जहाँ पे ये ओवरलैपिंग्स हो रही हैं, ये वो जगह है जहाँ पे ओवरलैपिंग्स हुई हैं, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन ओवरलैपिंग की वजह से ही होती है। तो बात आप फर्स्ट ईयर में पढ़ाए हैं आप स्टूडेंट। अगेन ये न्यूक्लियस के जो सामने जो ओवरलैपिंग है, न्यूक्लियस के जो सामने ओवरलैपिंग है, ये भी न्यूक्लियस के सामने, ये भी, ये सारी ओवरलैपिंग न्यूक्लियस के हेड टू हेड है। सो हेड टू हेड ओवरलैपिंग्स अगर मैं देखूं तो ये भी न्यूक्लियस के हेड टू हेड है, ये भी, ये सारी न्यूक्लियस के हेड टू हेड, ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना एक चीज़ मैं थोड़ा सा, ये जो साइन था ना ये पाई बॉन्ड का है, ये सिग्मा बॉन्ड का साइन ये होता है, इधर आप इसको देख लीजिएगा जी स्टूडेंट्स। अगेन ये भी ओवरलैपिंग है, सारी ओवरलैपिंग जो है ना ये सिग्मा ओवरलैपिंग्स है, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग्स है, सिग्मा ओवरलैपिंग्स। अब स्टूडेंट्स अगर आप इनमें एंगल देखेंगे ना, एंगल तो वही एंगल होगा 109.5 का, ठीक है। शेप इनकी वही टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगी इनकी। और इसके साथ साथ अगर आप इनके सिग्मा बॉन्ड्स की वजह से अगर आप इनकी रिएक्टिविटी की बात करेंगे ना, तो ये बात याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इनको ना तोड़ना मुश्किल है। सो हम कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड की वजह से दे आर लीस्ट रिएक्टिव। ये बात वैसे आगे जाके भी रिपीट होगी जी स्टूडेंट्स। अब हमने दो डायग्राम्स को तो ड्रॉ कर लिया अकॉर्डिंग टू sp3 मोड। अब हम ना थर्ड डायग्राम को ड्रॉ करने जा रहे हैं विच इज CH3 एंड Cl। अगेन स्टूडेंट CH3 यानी ये वाला पार्ट अगर देखा जाए तो ये CH3 है, और ये कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड का इधर वाला पार्ट अगर देखा जाए तो ये भी CH3 है। सो हम क्या करने वाले हैं, इतना पार्ट दोबारा बनाएंगे और ना उस तरफ हम Cl को डिस्कस करेंगे जी स्टूडेंट्स। ये रहा कार्बन। अब कार्बन के अगेन ठीक है ना, अब दिस इज sp3 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 एंड sp3 जैसे पहले मैंने बोला था। अब अगेन इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि जब ये ओवरलैपिंग के बाद इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना, तो एक क्लॉकवाइज रहेगा और दूसरा जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं रह सकते। सो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे ओवरलैपिंग्स की। तो अगेन इन तीनों के साथ तो हाइड्रोजन ओवरलैप कर रहा है, हाइड्रोजन ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। सो यहाँ पर भी हाइड्रोजन ओवरलैप कर रहा है। सो ये जो हिस्सा है ना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ CH3। अब आप चलते हैं इस तरफ जिसमें हम Cl को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि क्लोरीन जो है ना उसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। स्टूडेंट्स अगर आप p की बात करें, s में तो ना दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, px py pz। स्टूडेंट 1 2 3 4 5। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन को नोटिस करो ना कार्बन के अंदर, तो कार्बन में s और p ऑर्बिटल्स में जो एनर्जी गैप था ना वो स्लाइट एनर्जी गैप है। अब ये बात आपने ना MOT जब आप पढ़ रहे थे ना फर्स्ट ईयर में, तो वहां आपने पढ़ा था कि डिफरेंस बिटवीन S एंड P, उसमें जो एनर्जी गैप का डिफरेंस है ना वो क्लोरीन और फ्लोरीन में ज्यादा होता है, कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मुनासिब होता है। सो अब ये भी बात आपने याद रखनी है कि S और P में अगर डिफरेंस ज़्यादा हो गया ना तो मिक्सिंग मुश्किल हो जाएगी। अगर ये डिफरेंस कम है, स्लाइट डिफरेंस है, तो मिक्सिंग भी आसान है और प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आसान है। सो क्लोरीन के बारे में आपको मैं ये बताऊंगा कि ये जो S और P में एनर्जी का गैप है ना ये थोड़ा सा ज़्यादा है। सो इसके अंदर आपने हाइब्रिडाइजेशन नहीं करवानी। सो इसमें होगा क्या कि इसमें जो देखना है कि कौन सा ऑर्बिटल है जो बॉन्ड बनाने के काबिल है, तो वो Pz है। आप Pz को पकड़ोगे और इसके साथ ओवरलैप करवा दोगे। तो स्टूडेंट्स ये मैंने
क्लोरीन का Pz बनाया। अब आप सोच रहे हैं सर आपने ये ना एक्स एक्सिस पे बना दिया। स्टूडेंट ऐसा नहीं होता, आप ज़रा गौर कीजिएगा ये मार्कर्स की तरफ। अब ये मार्कर्स को अगर आप नोटिस करें तो आप कहेंगे सर ये जो है ना ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई है, ये वाला जी है। अब मैं जी को अगर इस तरह करके बना दूं, यानी कि इस डायरेक्शन में दिखा दूं, तो आपको तो यही लगेगा ना कि ये पी एक्स है, लेकिन इस तरह से अगर इसको थोड़ा टिल्ट किया जाए तो वाई वाला तो एक्स की जगह पे आ गया। सो इसी तरह से ये जो पी जी है ये लीनियर आएगा इसके सामने बिल्कुल। जी स्टूडेंट्स, अगेन पी जी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ओवरलैपिंग। अब ये जो ओवरलैपिंग है ना यहाँ पे, ये है जी sp3 और pz के दरमियान में अगेन ये सिग्मा ओवरलैपिंग है। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में ना हमने sp3 मोड के मुताबिक 3 एग्जांपल्स को डिस्कस कर लिया, CH4, CH3, CH3, CH3 बॉन्ड Cl। अब इन सारी बातों के बाद मैं उस सवाल का जवाब देने वाला हूं कि कार्बन के अंदर उसको ग्राउंड स्टेट से कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए, ग्राउंड स्टेट में 2s2 था एंड 2p2 था, एक्साइटेड स्टेट में 2s1 है एंड 2p3 है। ये एनर्जी कहां से आती है जो इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करती है s से p में? सो ये एनर्जी कहां से आती है? स्टूडेंट इसके बहुत सारे जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन मैं आपके टेक्स्ट बुक की बात को फॉलो करना पसंद करूंगा। स्टूडेंट इनिशियली कार्बन जब ग्राउंड स्टेट में होता है ना, तो s में तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, px, py, pz में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने के काबिल हैं, z तो खाली होता है। सो कार्बन ग्राउंड स्टेट में ना पहले 2 बॉन्ड्स यानी 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, 2 बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। सो इन 2 बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। सो वो जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो फिर रिलीज होने वाली एनर्जी यूज होती है s के इलेक्ट्रॉन को z में प्रमोट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स वो जो एनर्जी यूज होती है उसके बाद s में से इलेक्ट्रॉन निकल के pz में जाता है, यानी s में एक, px में एक, py में एक, pz में एक इलेक्ट्रॉन आता है। तो स्टूडेंट्स अब ये चारों जो है ना ये बॉन्ड बना सकते हैं। सो अब ये 4 बॉन्ड्स बनेंगे। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एटम की एक ही ख्वाहिश होती है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए। अब स्टेबिलिटी जब चीजें हाई एनर्जी पे होती हैं, याद रखिए वो लेस स्टेबल होती हैं, और जब चीजें हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव कर जाएं, सो हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे मूव करते वक्त एनर्जी रिलीज होती है तो वो स्टेबल हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स कार्बन प्रेफर करता है 4 बॉन्ड बनाना, क्योंकि 4 बॉन्ड बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और वो ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा एज कंपेयर टू 2 बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी कि समझ ही आया कि 2 बॉन्ड बनते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, वो साथ ही इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करवाती है, इलेक्ट्रॉन प्रमोट होते हैं, फिर ये चारों अनपेयर्ड हो जाते हैं और ये फिर मिक्सिंग फिनोमेना में शामिल होके अपने 4 बॉन्ड बनाते हैं। और ये सारा काम ना बैक वक्त साइमल्टेनियसली हो रहा होता है, बैक वक्त हो रहा होता है। तो स्टूडेंट्स ये पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। आई रियली होप कि आपको ये सवाल भी समझ आ गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम sp2 मोड के साथ मिलेंगे और उसके बाद फिर हम sp3 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।